इंटरनेट को ठीक रखेंगे। यदि किसी प्रकार की दिक्कत है, जियो का फोन है तो एक बार 198 पे कॉल करके एप्लीकेशन खोल लेंगे तो इंटरनेट अच्छे से कनेक्ट हो जाते हैं। बाकी देख लेंगे हम लोग यहाँ पे। और ऑडियो वीडियो आप सभी को तो क्लियर ही है। तो फर्स्ट यहाँ पे हम लोग चर्चा कर रहे थे मनी मेजरमेंट। क्या है मनी मेजरमेंट को हम लोग देखेंगे यहाँ पे। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट क्या कहता है, मौद्रिक जो सिद्धांत है, मौद्रिक कंसेप्ट है, वो आपको क्या कहता है। इस कंसेप्ट के अनुसार व्यवसाय में केवल उन्हीं लेन देन एवं घटनाओं को, यानी जितनी भी ट्रांजेक्शन होंगे या घटनाएं होंगे, उसे हम लोग क्या करेंगे, मुद्रा के रूप में प्रदर्शित करेंगे, उसी को लेखा करेंगे। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि उन्हीं, इस कंसेप्ट के अनुसार व्यवसाय में केवल उन्हीं लेन देन घटनाओं को मुद्रा के रूप में क्या है प्रदर्शित किया जा सकता है, उससे ही क्या कहते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड करते हैं या अभिलेखित करते हैं। तो मनी मेजरमेंट कंसेप्ट जो आपके व्यवसाय में लागू होते हैं, तो यह कंसेप्ट यह आपको कहता है कि कोई भी ट्रांजेक्शन्स या आप कोई भी लेन देन करते हैं अपने व्यापार में, तो ये ध्यान में रखना है कि आपको उस ट्रांजेक्शन्स को मुद्रा के रूप में माप सकते हैं, यानी वित्तीय स्थिति का वो ट्रांजेक्शन्स होना चाहिए। जैसे देख लेते हैं कि सेल करते हैं, परचेज करते हैं, तो इसमें क्या करते हैं, कोई भी वस्तु का हम लोग मूल मुद्रा के रूप में यानी मूल्य के रूप में माप लेते हैं। ठीक है, वहीं अनदर चीज देखेंगे हम लोग जिसे नहीं मापते हैं, जैसे कोई भी क्या कहते हैं इम्प्लॉय है, उनकी कौशल है, तो उसको हम लोग मापते नहीं है। उनका डेट होता है तो उसका हम लोग क्या करते हैं, माप नहीं पाते हैं, तो इनका एंट्री हम लोग नहीं करते हैं। ठीक है, ऑब्वियसली हमारी संस्था को तो घाटा होता ही है, लेकिन इसका कोई मुद्रा के रूप में मापा नहीं जाता, तो इसका हम लोग ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड नहीं करते हैं। ठीक है, श्रम प्रबंध का जो संबंध है, जैसे आप लेबर्स हो गए, ठीक है, एक लेबर है और एक क्या है, ऑनर्स है या इनके बॉस है, जो क्या करेंगे, इन दोनों के बीच का जो संबंध है उसको क्या मुद्रा के रूप में मापते हैं, नहीं मापते हैं। तो इसका हम लोग क्या कहते हैं, इनका कैसा व्यवहार है, इसको हम लोग रिकॉर्ड नहीं करते हैं। उसी ट्रांजेक्शन्स को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं जो क्या हो जाएगा, आपका मुद्रा के रूप में माप सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा क्वेश्चंस में आएंगे, तो ध्यान रखना मनी मेजरमेंट क्या कहता है, जिस ट्रांजेक्शन्स को हम लोग क्या करेंगे, मुद्रा के रूप में मापते हैं। वहां बिजनेस एंटिटी क्या कहता है, हम और हमारा व्यापार दोनों अलग अलग इकाई है। ठीक है, दोनों कंसेप्ट याद हो गए होंगे आप सभी को। नेक्स्ट हम लोग अब आगे देखेंगे, गोइंग कंसर्न क्या है, सतत मूल्यांकन। सतत गोइंग कंसर्न का मतलब चालू संस्था की संकल्पनाएं, गोइंग कंसर्न इन फ्यूचर्स में क्या है, आगे कंटिन्यू रहेगी। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या कहता है, इस कंसेप्ट के अनुसार व्यवसाय लंबे समय तक चलेगा। जब हम लोग व्यवसाय को ओपन करते हैं या क्या कहते हैं स्थापना करते हैं, तो यह मानकर चलते हैं कि हमारा जो व्यवसाय है इन फ्यूचर लंबे समय तक चलेगी। ठीक है, यह एक महत्वपूर्ण अवधारणा है, क्योंकि यह संपत्ति को तुलन पाठ को इंग्लिश में कहते हैं बैलेंस शीट में अपने क्रय मूल्य पे दिखाने का आधार प्रदान करता है। और गोइंग कंसर्न का यह भी कंसेप्ट है कि जैसे इसी कंसेप्ट के आधार पे क्या है, गोइंग कंसर्न के आधार पे ही आप क्या करते हैं, डेटर्स को देते हैं, क्रेडिटर्स को अमाउंट देते हैं। इसलिए देते हैं कि हम जानते हैं कि इनका जो व्यापार है इन फ्यूचर्स में आगे समय तक चलेगा। यदि आपको पता हो जाए कि ये कल आपका जो व्यवसाय था वो कल बंद होने वाला है, तो आपको कोई लोन नहीं देगा, कोई भी डेटर्स उधार नहीं देंगे। ठीक है, तो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट को मान के ही सारी ट्रांजेक्शन्स को किया जाता है। ये मान के किया जाता है कि इन फ्यूचर्स ये ट्रांजेक्शन्स आगे तक चलती रहेगी। चलिए, तो गोइंग कंसर्न सिर्फ इतना ही, गोइंग से ही समझ लीजिए कि चलते रहेगा आगे तक, क्या है, आगे इन फ्यूचर्स तक ये चलते रहेंगे। तो ओवरऑल इसमें कुछ है नहीं, बेसिक देखिए जितनी भी कंसेप्ट है ना, जो की पॉइंट हम लोग देखेंगे जिससे क्वेश्चंस आपको आएंगे। तो गोइंग कंसर्न आ जाएगा, जिसे हिंदी में चालू संस्था की संकल्पनाएं भी कहते हैं, ये ध्यान में आपको रखना, या सतत संकल्पनाएं या सिद्धांत भी कहते हैं हिंदी में। ठीक है, तो ओवरऑल गोइंग कंसर्न को समझ लिए। गोइंग कंसर्न क्या कहता है कि आपका जो व्यापार है वो लंबे समय तक चलेगा। तो तीनों हमने पढ़ लिया, बिजनेस एंटिटी, हम और हमारा व्यापार अलग है। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट कहता है कि उसी ट्रांजेक्शन्स को हम लोग रिकॉर्ड करेंगे जिसे हम लोग मुद्रा के रूप में माप सकते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट कंसेप्ट आपका था गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न आपको ये कहता है कि हम यह मान के चलते हैं कि जो हमारा व्यवसाय है इन फ्यूचर्स लंबे समय तक चलेगी। तो ये तीनों आपको याद रहना चाहिए, नाम के साथ में भी याद रहना चाहिएगा। ठीक है, गोइंग मतलब चलते रहना है। मनी मेजरमेंट यानी मुद्रा के रूप में जिसे माप सकते हैं, मेजरमेंट माने मापना, मनी माने मुद्रा, ठीक है, मुद्रा के रूप में जिसे माप सकते हैं। और फर्स्ट आपको बिजनेस एंटिटी, तो यानी व्यापारिक इकाई हिंदी में कहते हैं, माने हम यानी ऑनर्स और व्यापार व्यवसाय दोनों क्या है, अलग अलग है। तो तीनों कॉन्सेप्ट आपको याद हो गए होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। किन्हीं को कोई डाउट है तीनों कॉन्सेप्ट में तो कमेंट करेंगे। ठीक है, की पॉइंट याद रखेंगे, की पॉइंट से आपको क्वेश्चंस आएंगे। जैसे ही चैप्टर्स खत्म होंगे तो बेसिक का क्वेश्चन हम लोग करेंगे। 2 आवर्स का क्लास लीजिए, ठीक है। अभी देखिए ना, थोड़ा देर जब लंबा जाएगा ना तो सर का आप ही लोग कमेंट कीजिएगा कि रहने दीजिएगा। वो आपका सिलेबस के लिए आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा, सिलेबस समाप्त हो जाएगी और अच्छे से समाप्त होगी। 2 घंटे 2.5 घंटे वो समय के हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से किया जाएगा। अभी स्टार्टिंग है ना, वो देखते रहिए। आगे जो क्लासेस चलेगी वो आपको आप ही लोग कमेंट करके कहिएगा कि रहने दीजिए सर। आगे देखते हैं अकाउंटिंग पीरियड। क्या है अकाउंटिंग पीरियड, तो ये भी आपको ध्यान में रखना। आप अकाउंटिंग पीरियड का सिद्धांत किस लिया, क्योंकि जो हमारा व्यवसाय है वो लंबे समय तक चलेगा। गोइंग कंसर्न ये कहता है कि हमारा व्यवसाय लंबे समय तक चलेगा, और हम अपने व्यवसाय को क्या करेंगे, जब तक अच्छे से प्रॉफिट को नहीं एनालाइज करेंगे कि हमारी संस्था किस ओर जा रही है, लॉस में जा रही है या प्रॉफिट में जा रही है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, डिटरमाइन करना पड़ेगा। अब इस डिटरमाइन करने के लिए तो हमारा जो व्यवसाय है वो गोइंग कंसर्न के माध्यम से क्या इन फ्यूचर्स लंबे समय तक आगे की ओर बढ़ता चला जाएगा। तो अब हमें प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, तो एक अवधि हमें निर्धारित करने की जरूरत पड़ी। क्या है, निर्धारित करना पड़ा। तो उसी के लिए कौन सा कंसेप्ट है, अकाउंटिंग कंसेप्ट आया। तो अकाउंटिंग कंसेप्ट में क्या है, लेखांकन अवधि का कंसेप्ट का तात्पर्य समय के उस विस्तार से है जिसके अंत में व्यावसायिक संगठन वित्तीय विवरण बनाता है जो सामान्यतः 1 साल का होता है। यानी अकाउंटिंग पीरियड कितने साल के होंगे, 1 साल के होंगे, ये ध्यान में आपको रखना है। लेखा अवधि संकल्पनाएं हिंदी में इसे हम लोग कहते हैं, तो ये ध्यान में लेके चलेंगे। और साथ में अकाउंटिंग पीरियड कितना समय का होगा, तो 12 मंथ्स, ये ध्यान में रखना। ऑब्जेक्टिव में आपको आएगा अकाउंटिंग पीरियड 12 मंथ यानी 12 माह का होगा। ठीक है, और किस लिए निकालते हैं, अपनी कैलकुलेशन करने के लिए, अपनी संस्थाओं की जो स्थिति है वो जानने के लिए हम लोग निकालते हैं। जैसे ये आप ले सकते हैं 1 जनवरी से 31 दिसंबर, क्या है 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक अकाउंटिंग पीरियड रख सकते हैं। तो कंफ्यूजन हो जाता है अकाउंटिंग पीरियड और फाइनेंशियल ईयर, तो एक एक करके याद रखेंगे। हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो अकाउंटिंग पीरियड पढ़ रहे हैं, तो जिस टॉपिक पे रहेंगे उसी टॉपिक पे दिमाग लगाना है। ठीक है, इससे क्या होगा कि कंफ्यूजन क्रिएट आप सभी को नहीं होंगे। तो अकाउंटिंग पीरियड क्या कहता है कि जो अवधि हम लोग मानेंगे वो 1 साल का मानेंगे। मान लेते हैं कि 1 जनवरी से 31 जनवरी मानते हैं, नहीं हमको माने कि हम अप्रैल से मानते हैं, क्या 1 अप्रैल से मानते हैं, तो मांगिए 31 मार्च तक। नहीं हमको माना कि दिवाली से दिवाली मानते हैं, क्या दिवाली, दीपावली लिखते हैं ना, दीपावली, एक सेकेंड बढ़िया से लिख देते हैं, दीपावली। चलिए हम मानते हैं कि काउंटिंग ईयर हम अपना इस दिवाली से अगले दिवाली तक मानेंगे। ठीक है, दशहरा से दशहरा मान लेते हैं, तो होगा ओवरऑल कितना 12 मंथ ही होगा। इसके बीच की जो ड्यूरेशन होंगे वो कितना का होंगे, 12 मंथ्स का ही होंगे। ठीक है, 1 अप्रैल 31 मार्च फाइनेंशियल, देखिए वही तो कहना है 1 अप्रैल वाली बात अलग है ना, वो फाइनेंशियल ईयर फिक्स है कि 1 अप्रैल से चालू होगी। जब अकाउंटिंग पीरियड हम लोग अध्ययन कर रहे हैं तो इसमें ये फिक्स नहीं है। आपको जब से माने, जो एग्जाम्पल हमने आपको दिया कि हम दिवाली से मानते नहीं, मुहर्रम से मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ उसमें क्या है, जो पीरियड होंगे वो 12 मंथ्स के होंगे। अकाउंटिंग ईयर्स जो है वो 12 मंथ से कम भी हो सकते हैं। मे बी एक कंडीशन मानता है जब आपने अपना व्यवसाय को स्टार्ट किया है। ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे। तो फाइनेंशियल ईयर्स के बारे में आगे डिटेल में करेंगे। ऐसे ही सिर्फ याद ही रखना, फाइनेंशियल ईयर जो है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है। अब ये तो जरूरत नहीं है कि एक 1 अप्रैल से 31 मार्च जो आपका है वह आपका क्या हो जाएगा, अकाउंटिंग ईयर्स भी हो सकते हैं, फाइनेंशियल ईयर्स भी हो सकते हैं।
बट 1 जनवरी से 31 जनवरी है जो सिर्फ क्या हो जाएगा, अकाउंटिंग पीरियड ही होंगे, ये ध्यान में रखना है। और फाइनेंशियल ईयर तो फिक्स ही है कि 1 अप्रैल से ही स्टार्ट होते हैं, इसलिए बोले थे कि यहाँ अभी हम लोग अकाउंटिंग पीरियड पे चलेंगे, बाकी जो टॉपिक्स आएंगे टॉपिक आते जाएंगे तो उससे कंफ्यूजन नहीं होगा। अब किन्हीं को पता चल जाएगा कि क्वेश्चंस में आ जाएगा 1 अप्रैल से 31 मार्च और ऑप्शन रहेगा फाइनेंशियल ईयर्स और अकाउंटिंग ईयर्स ए एंड बी दोनों, तो क्या कीजिएगा ए एंड बी दोनों मार सकते हैं, ठीक है ना। कोई डाउट इसमें अकाउंटिंग पीरियड में तो फिर से कमेंट आप लोग कर लेंगे। तो ध्यान में आपको ये रखना है कि जो अकाउंटिंग पीरियड का अपना कंसेप्ट है वो यह कहता है कि इस पीरियड में कितना होगा, 12 मंथ्स की अवधि इंक्लूड होंगे, वो अपनी सुविधा के हिसाब से आप रख सकते हैं। तो चलिए अब आगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलेंगे। तो फर्स्ट हमने बिजनेस एंटिटी कहा, तो बिजनेस एंटिटी में क्या होता है कि हम यानी ऑनर्स और ऑनर्स का जो व्यापार दोनों अलग अलग है। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट ये कहता है कि वही ट्रांजेक्शन्स को हम लोग रिकॉर्ड करेंगे जिसे मुद्रा में आप माप सकते हैं, ठीक है। अकाउंटिंग पीरियड पे हमने आया तो वो अकाउंटिंग पीरियड कहता है कि 12 मंथ्स की अवधि होगी, ठीक है। 1 साल की अवधि को हम लोग अकाउंटिंग पीरियड कहते हैं और अकाउंटिंग पीरियड की एंड पे हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट को तैयार करते हैं, यानी वित्तीय विवरण तैयार करते हैं। वित्तीय विवरण में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट और जो एनालिसिस किया जाता है वो सारा इंक्लूड किया जाता है। अब मनी मेजरमेंट कंसेप्ट तो आपको पता ही है कि जो मुद्रा मापेंगे उसे हम लोग मनी मेजरमेंट के अंतर्गत आएगा। तो उम्मीद है कि चारों कंसेप्ट आपको याद हो गए होंगे। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। अब गोइंग कंसेप्ट तो आपको याद ही है कि इन फ्यूचर्स में यह मान के व्यापार को स्टार्ट करते हैं कि इन फ्यूचर्स में ये चलते रहेंगे। अब आगे देखेंगे कॉस्ट कंसेप्ट क्या है, कॉस्ट कंसेप्ट क्या कहता है ये आपको यहाँ पे देखना है। तो ध्यान रखिएगा कॉस्ट कंसेप्ट को भी, जितने भी कंसेप्ट है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस इससे आपको देखने को मिलेंगे। यदि आपने एमसीक्यू पहले से कर रखे होगी यूट्यूब पे तो वहां पे इन सभी चीजों को देखने को आपको मिला होगा। अब ये पॉइंट आपको समझ में अच्छे से आ रहे होंगे। यहाँ पे कॉस्ट कंसेप्ट क्या कहता है वो हम लोग देख लेते हैं। कॉस्ट कंसेप्ट कहता है लागत की प्रमुख क्या है, लागत की मुख्य आवश्यकताएं है कि सभी परिसंपत्ति को पुस्तक में क्या है, जो आपने जनरल बुक है उसको क्या करेंगे, संपत्ति को बुक में उनके क्रय मूल्य पे ही अभिलेखित करेंगे यानी रिकॉर्ड करेंगे। कॉस्ट कंसेप्ट आपको कहता है कि जितनी भी एसेट्स हैं उसे हम लोग जो बुक में रिकॉर्ड करेंगे किस पे करेंगे, जो परचेज मूल्य पे करेंगे, क्रय मूल्य पे करेंगे, मार्केट मूल्य पे नहीं करेंगे। मार्केट मूल्य का मतलब तो अभी आपने परचेज किया तो वो क्रय मूल्य और परचेज मूल्य क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, मार्केट प्राइस और परचेज प्राइस सेम हो जाएगा। बट आज हमने खरीदा 12 तारीख को, लेकिन 13 तारीख को ये क्या मार्केट प्राइस सेम रह सकते हैं, ये पॉसिबल नहीं है। मे भी रह भी सकते हैं, नहीं भी रह सकते हैं। तो इस ये क्या कहता है कॉस्ट कंसेप्ट आपको यही कहता है कि जो भी हम लोग संपत्ति खरीदेंगे उसे किस पे अभिलेखित करेंगे, क्रय मूल्य पे करेंगे। इस क्रय मूल्य में परिसंपत्तियों का प्राप्ति, परिवहन और स्थापना व्यय को सम्मिलित किया जाता है। ध्यान रखिएगा कॉस्ट कंसेप्ट में कहता है कि जो भी आपने एसेट्स खरीदा, मान लेते हैं कि हैवी मशीनरी हमने खरीदा, तो उस मशीनरी को आपके व्यापार तक आने में जितने खर्चे पड़े उसके ढुलाई परिवहन में वो सभी उसके कॉस्ट में ही इंक्लूड हो जाते हैं। ये कौन सा कंसेप्ट आपको बताता है, कॉस्ट कंसेप्ट बताते हैं। और क्वेश्चंस आपने एमसीक्यू देखा ही होगा इस पे। तो चलिए कॉस्ट कंसेप्ट भी समझ लिए। कॉस्ट कंसेप्ट क्या कहते हैं कि कोई भी संपत्ति आप परचेज करते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, परचेज मूल्य पे ही लिखेंगे। और इसमें परचेज मूल्य में कौन कौन सी चीजें इंक्लूड होंगे, परिवहन का मूल्य या प्राप्ति करने में कोई अन्य खर्चे हो गए हों तो वो भी इसमें हम लोग इंक्लूड करते हैं। यानी इंस्टॉलेशन पे जो कोई खर्चे हो गए यानी स्थापना पे जो व्यय करेंगे उसे भी हम लोग कॉस्ट कंसेप्ट के अंतर्गत लेते हैं, यानी क्रय मूल्य में इंक्लूड करते हैं। तो कॉस्ट कंसेप्ट में किन्हीं को कोई डाउट है तो वो कमेंट करके पूछिएगा। चलिए किन्हीं को कॉस्ट कंसेप्ट में कोई डाउट है तो वो पूछ लेंगे। तो उम्मीद है कि सारा कंसेप्ट जो है वो आपको सिद्धांत वो समझ में आ रहा होगा, बेसिक की पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद आगे हम लोग चलेंगे। क्या है कॉस्ट कंसेप्ट, याद रखिएगा कि कॉस्ट कंसेप्ट क्या कहता है। जब क्वेश्चंस आएंगे ना तो हौज पौज भी होने लगते हैं, तो ध्यान रखिएगा क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ेंगे और कंसेप्ट को हम लोग लागू करेंगे। नेक्स्ट
आगे हम लोग देखेंगे डुअल एस्पेक्ट। डुअल एस्पेक्ट क्या है? द्विपक्षीय प्रभाव को देखेंगे। ये देख लेंगे कि द्विपक्षीय लेखांकन का मूलभूत एवं आधारभूत सिद्धांत है। यानी डुअल एस्पेक्ट जो है वो क्या है? आपको सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत आपको माना जाता है। पूरा अकाउंटिंग इस पे आपको बेस है, इसलिए कहा गया है कि इसे क्या कहते हैं? महत्वपूर्ण एवं आधारभूत सिद्धांत कहते हैं। यह व्यवसाय के लेन देन को, क्या जो बिजनेस अपना है उसके ट्रांजेक्शन्स के लेन देन को लेखांकन पुस्तकों में अभिलेख करने का आधार प्रदान करते हैं। क्या कहते हैं? ये एक बेस आपको प्रदान करते हैं, ये ध्यान में रखना है। डुअल कंसेप्ट में क्या है कि हर ट्रांजेक्शन का दो इफेक्ट पड़ेगा। खुशबू कुमारी का वीडियो इशू हो रहा है सर, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और अनदर जो स्टूडेंट है, क्या वीडियो में कोई दिक्कत है? खुशबू जी का कमेंट है कि सर वीडियो में इशू हो रही है, तो बताइएगा एक बार। चलिए, सभी कहा है कि सारा चीज क्लियर है, तो खुशबू जी आप अपना थोड़ा सा इंटरनेट कनेक्शन चेक कर लेंगे, या तो फिर कवरेज में आइए। सारा चीज क्लियर है यहाँ पे? नेटवर्क का इशू है, चलिए तो वो ठीक है, वो आपका नेटवर्क का इशू है, तो थोड़ा सा आप लोग वैसा जगह पे अपना मोबाइल को रखें कि जहाँ पे नेटवर्क आए। फर्स्ट फ्लोर पे जाए, सीट पे नहीं जाएंगे, छत पे भी नहीं जाएंगे, ठीक है? या तो फिर रिकॉर्डेड क्लास देखिए, या ज्यादा इशू हो रही तो हाँ रिकॉर्डेड मिल जाएगा। रिकॉर्डेड में कोई इशू नहीं, रिकॉर्डेड आपको मिल जाएगा। एक प्लेस फिक्स कर लीजिए। घर में भी होता है कि कोई एक कोना होता है वहां पे नेटवर्क अच्छा रहता है, तो बेसिक चेक करके वो आप लोग कर सकते हैं, ठीक है? और ठंडा का तो मौसम है, तो छत पे जा नहीं सकते हैं, तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखिएगा और ठंडा में बच के ही रहिएगा, बहुत ठंडा है। और क्लासेज बंद होने पे कुछ लोग नाराज भी हैं, तो कोई नहीं, वो आपको सिलेबस हम समाप्त कर देंगे, उसके लिए दिक्कत नहीं, और अच्छे से समाप्त करेंगे। सर क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करवाए? क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे, ऐसे जिनको करना है स्पीड में, वो एमसीक्यू सेशंस आपको यूट्यूब पे अच्छे खासे हैं, और ऑलमोस्ट लगभग अकाउंटिंग का वो पार्ट कवर करा देगी आपको। 70 से 80 जो एमसीक्यू है वो उपलब्ध है। बाकी हम लोग कराएंगे, जैसे अब टॉपिक करेंगे ना, तो टॉपिक के हिसाब से ही हम लोग करेंगे, क्योंकि जिन्हें करना है उनके लिए तो हमने पहले से अपलोड करके रखा है, और वो भी स्टेट के लिए ही है, ऐसा नहीं कि अनदर के लिए है। ऐप पर चलिए, ऐप पे करा लेंगे, वो एक समय अलग रखेंगे वो क्लासेस के बाद, क्योंकि समय हम लोग के पास लिमिट ही है, और मार्च तक समाप्त करने की टारगेट है। तो चलिए हम लोग अपने पॉइंट पाएंगे। डुअल एस्पेक्ट क्या है? डुअल एस्पेक्ट क्या कहता है? क्या है? एक मूलभूत और आधारभूत सिद्धांत है। यह व्यवसाय की लेन देन लेखा को क्या कहता है? आदान प्रदान करता है। इस कंसेप्ट के अनुसार प्रत्येक लेन देन को, जो याद आपको रखना है, यह सब तो नॉर्मल इंफॉर्मेशन के लिए है, ये वाली याद रखना। इस कंसेप्ट के अनुसार व्यवसाय के प्रत्येक लेन देन का प्रभाव किन्हीं दो स्थानों पे पड़ती है, डेबिट और क्रेडिट, ठीक है? सलोनी जी का सही एग्जाम है, हाँ सर एक्स्ट्रा टाइम। चलिए, डुअल एस्पेक्ट क्या कहता है कि कोई भी ट्रांजेक्शन है, एक ट्रांजेक्शन आपने किया है, मान लेते हैं आप परचेज करते हैं, तो इसका दो इफेक्ट पड़ेगा, एक जगह क्रेडिट होगा और एक जगह डेबिट होगा। इस कंसेप्ट में यह कहा जाता है कि हर प्राप्तकर्ता क्या होता है? दाता होगा। यानी आप प्राप्त कर रहे हैं, एक तरह से आप प्राप्तकर्ता हो जाएंगे और दाता हो जाएंगे। जैसे मान लेते हैं कि आपने 8,000 रुपये की मशीनरी या 10,000 रुपये की आपने मशीनरी खरीदी है। एक सेकेंड, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कि डुअल कंसेप्ट में क्या कहता है कि आपने 8,000 रुपये का एक मशीनरी खरीदी है। मान लेते हैं कि एक मशीनरी कितने? 8,000 रुपये की खरीदी है। तो मान लेते हैं यहाँ पे ये क्या किया है? क्रय किया है, यानी खरीदे हैं, खरीदे हैं। तो इनके पास आएगा क्या? ये प्राप्त क्या करेंगे? मशीन प्राप्त करेंगे। क्या? मशीन ये प्राप्त करेंगे। लेकिन ये देंगे क्या? यानी दाता हो जाएंगे। क्या है? दाता हो जाएंगे, नहीं देंगे। ये तो प्राप्त किए अपने पास, लेकिन इनके यहाँ से जाएगा क्या? बाहर क्या जाएगा? कैश के रूप में इनके यहाँ से जाएगा। जब तक कैश नहीं देंगे आपको कोई संपत्ति प्राप्त नहीं होगी, तो ये ध्यान में रखना है। चलिए, पिंकी कुमारी का सही है
कि एक यही डुअल कंसेप्ट है कि हर एक ट्रांजेक्शन्स का दो इफेक्ट पड़ेगा। एक तो एक जगह आप अपने आप को प्राप्तकर्ता हो जाएंगे, सेकंड स्थान पे आपने क्या किया, दाता बन गए। एक तो रिसीवर और सेकंड गिवर हो जाएंगे। तो ये ध्यान में रखना है। तो डुअल कंसेप्ट आपको यही कहता है कि एक स्थान पे आप प्राप्त करता है तो दूसरे स्थान पे दाता हो जाते हैं। यानी ऑब्जेक्टिव में ये बनेगा कि हर प्राप्तकर्ता दाता होगा, ठीक है, हर प्राप्तकर्ता क्या हो जाएगा, दाता हो जाएगा। या तो हर डेबिट, अच्छा चलिए जनरल ठीक है, या हर दाता प्राप्तकर्ता होते हैं। तो इनवर्स दोनों का है, आगे से क्वेश्चन आए या पीछे से आए तो ध्यान रखिएगा कि जितने भी रिसीवर्स होंगे वो गिवर्स होंगे और जितने भी गिवर्स हैं वो रिसीवर्स होंगे। तो ये ध्यान में रखना है। आगे अब हम लोग चलेंगे। तो उम्मीद है कि डुअल कंसेप्ट समझ में आ गया। नहीं, जितनी भी ट्रांजेक्शन है डुअल कंसेप्ट यही कहता है कि जितनी भी ट्रांजेक्शन है उसका दो इफेक्ट पड़ता है। चलिए, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो जनरल एंट्री देखेंगे, यानी जो आपके पास आएगा उसको डेबिट कहते हैं, आपके पास यहाँ से जाएगा उसको हम लोग क्रेडिट कहते हैं। वो गोल्डन रूल्स आएंगे तो वहां से चलेंगे और उम्मीद है कि सभी को आता ही होगा। आगे हम लोग देख लेते हैं रिवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन। क्या है रिवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन? रिवेन्यू का मतलब सबसे पहले समझ लेंगे। रिवेन्यू का मतलब ये है, आय है। रिवेन्यू ऐसा आया है जो अपने व्यापार को करने से आपको प्राप्त है। जैसे आप कोई गुड्स को बेचते हैं, जो गुड्स को आपका मेन व्यापार है उससे प्राप्त इनकम को हम लोग रिवेन्यू कहते हैं। ये ध्यान में रखिएगा। मान लेते हैं हमने बिस्कुट की फैक्ट्री है, तो बिस्कुट से जो आय होगा उसे हम लोग रिवेन्यू के अंतर्गत लेते हैं। ठीक है, ये नहीं कि आपने बिल्डिंग बेच दिया तो उसे रिवेन्यू में इंक्लूड कर देंगे, तो ऐसा नहीं होता। तो रिवेन्यू का मतलब जो आपका मेन व्यापार है उससे जो कोई भी अर्निंग प्राप्त होता है उसे हम लोग रिवेन्यू कहते हैं। यहाँ पे वो देखेंगे कि रिवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कंसेप्ट क्या कहती है वो हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, इस कंसेप्ट के अनुसार किसी भी आगम को लेखा पुस्तकों में तब तक अभिलेखित नहीं करना चाहिए जब तक कि वास्तविक रूप से प्राप्त न हो जाए। रिवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन आपको यह कहती है कि जब तक आपको वास्तविक रूप से वह प्राप्त नहीं हो जाता, यानी रिकॉर्ड करना चाहते हैं अपने आप के यहाँ, जब तक आप रिसीव उसे नहीं कर लेते हैं तो उसे इंक्लूड नहीं करना है। ये ध्यान में रखना है। चलिए फिर से देख लेते हैं। इस कंसेप्ट के अनुसार किसी भी आगम, आगम को अभी हमने बताया इंग्लिश में इसे रिवेन्यू कहते हैं, आगम को लेखा पुस्तकों में तब तक अभिलेखित नहीं करते हैं जब तक कि वह आपको प्राप्त न होते। ओवरऑल कहने का मतलब इनकम जब तक आपको प्राप्त नहीं होता है आप उसे इंक्लूड नहीं करेंगे, प्राप्त होगा तभी इंक्लूड करेंगे। बट लॉसेज में तो ऐसा है नहीं, उसके लिए प्रोविजन करते हैं, वो भी कंसेप्ट हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, तो रिवेन्यू का मतलब आपने समझ लिया कि जो इनकम की हम लोग बात कर रहे थे कि यानी जो मेन सोर्स आपका व्यापार का उससे प्राप्त होता है तो उसे रिवेन्यू कहते हैं। और रिवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन जो कंसेप्ट है आपको यह कहती है कि जो आप प्राप्त जब तक रिवेन्यू नहीं कर लेते, आपके पास रिसीव नहीं होता, उसकी एंट्री नहीं करना है। ठीक है, इन फ्यूचर्स में क्या होगा उसका कोई गारंटी नहीं है। आप मान लेते हैं कि 10 साल पहले बाद हमें क्या है कि प्रॉफिट होगा 5 लाख रुपए, तो वैसे इसका एंट्री नहीं होता। ठीक है, तो रिवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन में यही कहा गया है। तो उम्मीद है कि ये भी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। और ध्यान रखेंगे यदि जैसे जैसे कंसेप्ट आगे बढ़ेंगे तो कंफ्यूजन क्रिएट होंगे, तो चीजों को एक दो बार लगातार पढ़ते रहेंगे तो वो कंटिन्यू आपका हो जाएगा। तो ऑडियो वीडियो क्लियर है ना? एक बार आप लोग कमेंट कर लेंगे। एक बार कमेंट कर लीजिएगा, ऑडियो वीडियो क्लियर है ना? सलोनी प्रिया, प्रियंका कुमारी, चलिए विजय कुमार शर्मा जी का कमेंट है, सही है ऑडियो वीडियो। तो शाम का जो समय है ना, जो क्या कहते हैं वो नेटवर्क का थोड़ा इशू रहता है, कहीं कहीं लोड ज्यादा होने के कारण क्या होते हैं चलते नहीं है, तो वो कॉल करने लगते हैं तो दिक्कत हो जाती है। तो आगे हम लोग चलिए, सभी का कंटिन्यू है और यहाँ भी एप्लीकेशन पे सही चल रहे हैं। तो आगे अब हम लोग चलेंगे। तो रिवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन को आपने समझ लिया और इसे ध्यान में अपनी बातों को रखेंगे, सिर्फ आपको की पॉइंट है ये ध्यान रखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे, अच्छे से आपको रिजल्ट आएंगे।
ध्यान रखना है। आगे हम लोग देखेंगे मैचिंग कॉन्सेप्ट। अब मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है, इस कॉन्सेप्ट के अनुसार अवधि विशेष में अर्जित आगमों का मिलान उसी अवधि के व्यय से किया जाता है। मैचिंग कंसेप्ट आपको क्या कहता है, जो अभी आपने प्राप्त किया है, क्या है, जो अभी आपने प्राप्त किया है आय, आगम का मतलब रिवेन्यू अभी बताया, वो इसी अवधि के व्यय से मिलाया जाएगा। एक सेकेंड वेट कर लीजिएगा, बहुत कॉल कर रहे हैं, आप ही के बीच के स्टूडेंट हैं, तो वो हम लोग देख लेते हैं उनकी समस्या थोड़ा सा। चलिए कोई नहीं, उनका डिस्कनेक्ट हो गया है, तो इशू है, देखना पड़ेगा हमें। चलिए अपनी हम लोग थ्योरी पार्ट पे आएंगे, और क्लासेस के बीच में आपकी कॉल नहीं उठा पाएंगे, कोई भी स्टूडेंट हो, या तो किसी प्रकार का आपको इशू है तो वो अपने आप रिजॉल्व करना होगा। नेटवर्क का इशू है तो ध्यान रखिएगा आप लोग, ये नहीं कि सर कॉल नहीं उठाते हैं तो बीच में कॉल नहीं उठा पाएंगे, आप लोग इस चीज को ध्यान में रखिएगा। चलिए जूही परवीन जी आ गए। यहाँ पे देखेंगे हम लोग मैचिंग कंसेप्ट पे हम लोग चल रहे थे। इस कंसेप्ट के अनुसार अवधि विशेष में अर्जित आगमों का मिलान उसी अवधि के व्यय से किया जाता है। यानी मान लेते हैं कि अपनी जो अकाउंटिंग ईयर्स जो अभी चल रही है हम लोग को 2022 और 23 चल रही है, ठीक है, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक। अब इस दरमियान जितनी भी हमने इनकम की है, क्या इनकम किया है, यानी रिवेन्यू प्राप्त किया है, इनकम नहीं रिवेन्यू की बात करेंगे कि रिवेन्यू हमने जो प्राप्त किया है, ओवरऑल ऐसे इनकम को लेकर चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। रिवेन्यू का मतलब हुआ कि आगम हिंदी में कहते हैं जो आपने मेन व्यापार से प्राप्त किए हैं। तो इस अवधि की जो आगम है वो इसी अवधि के व्यय से मिलान किया जाएगा, यानी डेबिट क्रेडिट हम लोग इसी से करते हैं। नेक्स्ट ईयर कराता है तो वो हम लोग क्या करते हैं, एडवांस में डाल देते हैं, यानी प्रीपेड करके रखते हैं, तो वो क्या कहते हैं बैलेंस शीट के ऐसे साइड में दिखा देते हैं, ठीक है। तो यही मैचिंग कंसेप्ट आपको बताता है कि इस कंसेप्ट के अनुसार अवधि में अर्जित आगमों का मिलान उसी अवधि के व्ययों से किया जाएगा। क्या कि जिस अकाउंटिंग ईयर्स का आपको एक्सपेंसेज है, वो एक्सपेंसेज उसी अकाउंटिंग ईयर्स की इनकम से मैच करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, समय अंतराल में व्यय व्यवसाय ने लाभ अर्जित किया या हानि, ये आपको निकलता है। इसे मैचिंग कॉन्सेप्ट में क्या कैलकुलेट करते हैं कि अब तो आपको पता है कि इस अकाउंटिंग ईयर्स का रिवेन्यू है, तो वह रिवेन्यू जो है वह इसी ईयर के एक्सपेंसेस से कंपैरिजन करेंगे तो आपको क्या आ जाएगा, निकल के आएगा लाभ हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है या लॉसेज हो रहा है, यानी हानि हो रहा है। तो यह आपको मैचिंग कंसेप्ट कहता है। तो मैचिंग कंसेप्ट में सिर्फ ये ध्यान रखना है कि इस कंसेप्ट में आपके आगम यानी रिवेन्यू और एक्सपेंसेज को क्या कहते हैं हम लोग, सेम अवधि को हम लोग कंपैरिजन करते हैं। तो चलिए मैचिंग कॉन्सेप्ट का मतलब समझ गए कि मैच करना है इनकम रिवेन्यू और क्या करेंगे एक्सपेंस को, सेम अकाउंटिंग ईयर्स को मैच करते हैं, उसे ही हम लोग मैचिंग कॉन्सेप्ट कहते हैं। मैचिंग कॉन्सेप्ट का मतलब समझ गए कि आगम और व्यय उसी ईयर्स का होना चाहिए, आगम और व्यय क्या है उसी अवधि का होना चाहिए, ये ध्यान में रखना है। सोलोनी प्रिया फिर से क्या दिक्कत है सोलोनी जी बताइएगा। चलिए कोई डाउट है तो वो पूछ लेंगे। मैचिंग कंसेप्ट आपको यह कहता है कि जो आपने इस ईयर्स आपने कमाया है वह इस ईयर्स में, चलिए फिर से देख लेते हैं कि मैचिंग कंसेप्ट आपको यही बताता है कि जो अभी आपने रिवेन्यू किया है यानी आगम किया है, आगम आपको बताया कि जो आपके मेन बिजनेस है व्यापार चलाते हैं तो उससे जो प्रॉफिट होते हैं उसे हम लोग रिवेन्यू के अंतर्गत लाते हैं, ठीक है। तो यह जो आगम है वह सेम अवधि का, जैसे 2022 का हम लोग का आगम है यानी रिवेन्यू है, और 2022-23 का ही हम लोग का व्यय है, इसी को क्या करेंगे
कंपैरिजन करेंगे। क्या करेंगे? कंपैरिजन करेंगे, यानी मैच करेंगे। यही आपको मैचिंग कंसेप्ट कहता है। ये नहीं कि 2021 वाला कोई आया है उसको इसमें इंक्लूड करेंगे, तो इंक्लूड नहीं होता, वो आपने पढ़ भी रखा है, किसे हम लोग बाहर कर देते हैं 2021 का, या 2024 का कोई लॉस है तो इसको हम लोग प्रोविजन के रूप में अलग ही रखते हैं। एक्सप्लेन क्वेश्चंस के साथ करवाइए। कंसेप्ट है तो कंसेप्ट ध्यान रखिए ना, वो क्वेश्चंस करेंगे तो देखेंगे ना, फिर लंबा हो जाएगा। पहले कंसेप्ट कर लेंगे, फिर एक क्लास में हम लोग, जैसे देखिए बारी बारी से अभी हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस भी आपको कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा कि आगे क्वेश्चंस करने के लिए रहेगा नहीं, एक साथ सारी चीज को पढ़ेंगे, एक बार याद हो गया, फिर हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, फिर उस क्वेश्चंस में जो कंसेप्ट है वो डिस्कशंस करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 2 टाइम हो जाएगा। तो ये ध्यान में रखना है। तो चीजों को ध्यान रखिएगा। एग्जाम्पल के माध्यम से आपको कॉन्सेप्ट को एग्जाम्पल के माध्यम से ही बता सकते हैं कि जैसे 2022 में जो आय था और 2022 का, यानी जो अकाउंटिंग ईयर हम लोग 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च मान रहे हैं, तो इस साल का जो आय है वो इस साल के व्यय से, यानी सेम ईयर्स की आय और सेम ईयर का जो आपका व्यय है वो साथ में क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, यानी उसी को हम लोग एंट्री कहते हैं। ये ध्यान में रखना है। चलिए चलिए आगे देख लेंगे। अब आप तो डिस्कनेक्ट हो गए थे तो देख लेंगे। रिवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन आपको बताती है कि जो आगम जितना भी रिवेन्यू है वो क्या करेंगे, जब तक अभिलेखित नहीं करेंगे। इनकम के मामले में आपको ये ध्यान रखना है कि जब तक आप प्राप्त नहीं कर लिए हैं उसको एंट्री नहीं करना है। कोई भी कंसेप्ट आएगा यही बेसिस लेके चला जाता है आय के रूप में, यानी प्रॉफिट की तरफ जब बढ़ता है तो यही कंसेप्ट अकाउंटिंग में चलते हैं कि जब तक आपको प्राप्त नहीं होता है उसका एंट्री नहीं करना है। वहीं आपको बताया गया कि कंसेप्ट के अनुसार किसी भी आगम को लेखा पुस्तकों में तब तक अभिलेखित नहीं करना चाहिए जब तक कि वास्तविक रूप से प्राप्त न हो जाए। यानी जो भी रिवेन्यू आपको है वो जब तक वास्तविक रूप से प्राप्त नहीं होता है इसका एंट्री नहीं करना। ये नहीं कि 10 साल बाद हमें पता है कि 2025 में हमारी कंपनी को 50 करोड़ की प्रॉफिट होगी तो अभी एंट्री कर देते हैं, तो ऐसा नहीं है। ये रिवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन बताता है। वही मैचिंग कंसेप्ट में अभी हमने देखा कि चलिए ये तो अकाउंटिंग यस, आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग यस का एज टाइम लेके चल रहा है तो हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग एक बार फिर से इसे देख लेते हैं मैचिंग कंसेप्ट को। चलिए अब अकाउंटिंग ईयर्स हम लोग ले लेते हैं 2022। ओवरऑल पूरा जो अकाउंटिंग ईयर्स 12 महीने का 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक है, ठीक है। इसमें हमने क्या किया, रिवेन्यू को प्राप्त किया। और रेवेन्यू का मतलब हमने आपको बता दिया है, आगम हिंदी में कहते हैं, और साथ में ये व्यय हुए। तो यह कंसेप्ट यही कहता है कि जो 2022 का जितनी भी आगम है, 2023 का जितनी भी आगम है, इसमें क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, एंट्री करेंगे। इसी को हम लोग इसमें इंक्लूड करके रखते हैं। यदि कोई इनकम 2021 का 2022 में प्राप्त हुआ तो उसे हम लोग दिखाएंगे कि 2021 का ये इनकम है, ठीक है ना, वो अलग करते हैं। ये नहीं कि 2023 में इनकम दिखा के आगे बढ़ जाएंगे प्रॉफिट में। यही आपको मैचिंग कंसेप्ट कहता है। मैचिंग कंसेप्ट का मतलब कि सेम अवधि का इनकम होना चाहिए और सेम अवधि का आपको व्यय होना चाहिए। इनकम का मतलब यानी रिवेन्यू से यहाँ पे लेंगे। अब उम्मीद है कि क्लियर है, बताइएगा सोनाली प्रिया, क्लियर है कि और फिर अभी एग्जांपल देना पड़ेगा। उम्मीद है कि क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि आपको सेम चीज ये ध्यान रखना है कि जिस अकाउंटिंग ईयर तो आपको पता है कि जनरली आप अकाउंटिंग और फाइनेंशियल सेम ही होते हैं, 31 मार्च से ही है। चलिए क्लियर है, तो वो उसी ईयर्स का आगम होना चाहिए, यानी रिवेन्यू की बात करेंगे और व्यय की बात करेंगे, उसी ईयर्स का होना चाहिए। यानी कोई अनदर ईयर्स का है तो उसे हम लोग दिखाएंगे कि उस साल का है, ठीक है। तो अब हम लोग आगे चलेंगे, क्योंकि इसे एक्सक्लूड करेंगे तब ना सेम 2022 का प्रॉफिट हम लोग को अच्छे से समझ में आएगा कि इतना प्रॉफिट है। क्लियर है, तो आगे अब हम लोग बढ़ेंगे। मैचिंग कॉन्सेप्ट को देख लिए, इसके बाद आपको फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट है, क्या है, फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट को देखेंगे। हिंदी में फुल डिस्क्लोजर को जो हम लोग कहते हैं वो देख लेंगे, तो जितना भी कंसेप्ट है उसके नाम से ही क्लियर हो जाता है। बट रश्मि कुमारी का कमेंट आ गया, सर नेटवर्क का बहुत इशू हो रहा है, प्लीज रिकॉर्डिंग में हर क्लास का वीडियो डाल दिया कर। तो रिकॉर्डिंग तो सब वीडियो रहेगा आपका,
रिकॉर्डिंग में कोई दिक्कत नहीं है, वो रिकॉर्डिंग ऑन रहते हैं, ऑटोमेटिक 10 मिनट के बाद आपको वहाँ पे उपलब्ध हो जाएंगे। शाम का टाइम में नेटवर्क का इशू रहता है, इसलिए हम मॉर्निंग बैच रख रहे थे स्टार्टिंग से ही। जितने भी 2 बैचेस थे वो हम लोग का मॉर्निंग का बैच ही है। तो कोई नहीं, थोड़ा इशू है तो वो आप लोग देख लेंगे, रिजॉल्व कर लेंगे। आगे हम लोग देख लेंगे फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट। क्या है फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, पूर्ण प्रस्तुतिकरण संकल्पनाएं। या तो फिर हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं, जितनी भी स्टूडेंट पेड क्लासेज हैं वो ज्वाइन सेशंस में यूट्यूब पे भी डायरेक्ट लाइव आ सकते हैं। वो आप लोग जो स्टूडेंट पेड है वही आएंगे, बट उसमें थोड़ा सा कंडीशंस एक्स्ट्रा हो जाता है ना, 30% वो यूट्यूब वाले ले लेंगे, इसीलिए वहां पे नहीं रहते। क्योंकि आपके खर्चे तो बढ़ जाएंगे, जैसे आपने पेड किया 999, ठीक है, तो उस पर 30% के चार्ज और कर लेंगे, इसीलिए वहां पे नहीं है। तो कोशिश करेंगे कि आप लोग अपनी नेटवर्क सही स्थान पे एक प्लेस है वो देख लेंगे। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट, पूर्ण प्रस्तुतिकरण संकल्पनाएं। पूर्ण प्रस्तुतिकरण संकल्पनाएं क्या कहती है वो देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ही इसमें इंक्लूड है, पूर्ण प्रस्तुतिकरण यानी पूरा पूरा प्रस्तुत करना, यानी पूरा पूरा आपको दिखाई देना। इसी कंसेप्ट को हम लोग कहते हैं पूर्ण प्रस्तुतिकरण। यानी अकाउंटिंग से लेकर चलेंगे कि पूर्ण प्रस्तुतिकरण का मतलब, अभी तो हम लोग रिकॉर्डिंग की बात करें कि जितनी भी ट्रांजेक्शन को हम लोग लेखा की बात करेंगे तो रिकॉर्डिंग वो करेंगे, यानी लेखा उसी चीज को करेंगे जो पूरा पूरा दिखाई दे दे, यानी फुल प्रूफ के साथ दिखाना है। आगे देख लेते हैं हम लोग पूर्ण प्रस्तुतिकरण संकल्पना के अनुसार व्यवसाय के वित्तीय प्रदर्शन से जुड़ी सभी सारपूर्ण आवश्यक तथ्यों का उल्लेख वित्तीय विवरण के टिप्पणी में होना चाहिए। टिप्पणी का मतलब नोट में दिखाई देना चाहिए। यानी जितनी भी ट्रांजेक्शन आपने की है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबसे लास्ट में हम लोग बनाते हैं, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के बाद ऐसा भी कोई टर्म्स है जिसे आप लोग शो करना चाहते हैं कि 10% डिप्रिसिएशन इन जो स्टेट लाइन मेथड है, तो ये सभी चीज को वो दिखा सकते हैं, ठीक है। सारे महत्वपूर्ण जानकारियां आपको देना होता है फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट में। सारे जो महत्वपूर्ण जानकारियां क्या है वो फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट आपको कहता है कि जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारियां वो हिडन करके आप नहीं रख सकते हैं, कुछ चीज आप छिपा नहीं सकते हैं। जितनी भी इंपॉर्टेंट जानकारियां वो आपको क्या है शो ऑफ करना होगा। और इसमें फुल डिस्क्लोजर में क्या है, ईमानदारी से तैयार किया जाना। जितनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो क्या ऑनेस्टी के साथ तैयार होनी चाहिए। तो फुल डिस्क्लोजर का जो कंसेप्ट है वो आपको समझ में आएगा, नाम से ही समझ में आ रहा है कि पूर्ण प्रस्तुतिकरण यानी पूरा के पूरा दिखाना। जैसे रामायण पूर्ण देखते हैं ना, वन से लेके पूरा सुंदर कांड, और कौन कौन से कांड है जी वो कमेंट करिएगा। तो सारी जो कांड है वो देखना है आपको। ओवरऑल अकाउंटिंग से रिलेट करेंगे इसे, तो जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारियां होगी वो आपको क्या है डिस्क्लोज करना है, सामने लाना है इन्वेस्टर के सामने। यानी जो भी आपके व्यवसाय की जानकारी लेना चाहते हैं उनको प्रस्तुत होना चाहिए। तो फुल डिस्क्लोजर आपको यही कहता है। अब हम लोग नेक्स्ट आगे की ओर चलेंगे। कंसिस्टेंसी कंसेप्ट, एक रूपता का सिद्धांत। अब नाम से ही पता चल रहा है कि कंसिस्टेंसी कंसेप्ट यानी हिंदी में देखेंगे तो एक रूपता, यानी एक रूप का सभी होना चाहिए, एक रूपता का सिद्धांत। यह सिद्धांत आपको क्या कहता है वो देखेंगे। क्या सिद्धांत बताता है कि एक बार जब आप लेखांकन सिद्धांत या विधि को अपना लेते हैं तो भविष्य में लेखांकन अवधियों में लगातार इसका पालन करना है। क्या कंसिस्टेंट रहना है। कोई भी अपने मेथड को यूज किया, जैसे मान लेते हैं कि डिप्रिसिएशन को हम लोग स्ट्रेट लाइन मेथड को यूज करते हैं, तो एवरी ईयर्स क्या है इसी को लेके चलेंगे, स्ट्रेट लाइन ही रहेंगे। ये ध्यान में रखना है। एक जैसा सिद्धांत को आपको प्रयोग करना है, ये नहीं कि आज इस अकाउंटिंग ईयर्स में हमने स्ट्रेट लाइन मेथड किया तो नेक्स्ट ईयर WD मेथड को यूज कर लेंगे, तो ऐसा नहीं करना है। तो यह कौन से कंसेप्ट आपको कहता है, एक रूपता का सिद्धांत कहता है। ओवरऑल जो नाम है उसी से आपको इसकी सिद्धांत के बारे में जानकारी हो जाती है, ठीक है। जैसे स्टॉक के बारे में हम लोग ने जानते हैं कि स्टॉक का जो मूल्यांकन हम लोग करते हैं, जो मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस बीच वेरी लो है, जो भी कम होंगे उसी पे हम लोग फॉलो करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि
कंसिस्टेंसी कंसेप्ट आपको यही बताता है कि जो नियम आपने लागू कर रखा उसी को ईयर द ईयर आगे की ओर इसी को फॉलो करते रहना, यानी कोई विशेष कंडीशन है तो वो चेंज कर सकते हैं, बस नोटिस देना पड़ेगा स्पेशल रिजोल्यूशन के साथ में। तो ये ध्यान में रखना है। तो ये भी आपको सिमट गया एकरूपता का सिद्धांत। नाम से ही है कि एकरूपता का सिद्धांत। इसमें सिर्फ आपको यही ध्यान रखना था कि जो भी सिद्धांत या विधियों को हम लोग प्रयोग करते हैं इन फ्यूचर्स में इन्हीं को बेसिस पे हम लोग को चलना होता है। तो एकरूपता का सिद्धांत यहाँ पे क्लियर हो जाते हैं। चलिए, तो ये भी क्लियर है। किन्हीं को कोई डाउट रहेगा तो वो कमेंट कीजिएगा। आगे अब हम लोग देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट और बार बार इससे क्वेश्चंस आने वाली जो थ्योरी पार्ट है वो आपको यहाँ पे है। कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट, रूढ़िवादिता की अवधारणा को हम लोग यहाँ पे देखते हैं। क्या है रूढ़िवादिता की अवधारणा, कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट आपको इंपॉर्टेंट है, ये नोट कर लीजिएगा। कोई याद रहे चाहे नहीं याद रहे, ये आपको याद रहना चाहिए। मैक्सिमम क्वेश्चंस यहाँ से आ जाते हैं और 2-3 क्वेश्चंस एक एक एग्जाम में इसे देखने को मिल जाते हैं। है तो छोटा पॉइंट, लेकिन कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है ज्यादा। जो हम लोग आगे 10 से 11 जो कंसेप्ट है वो सारी को ध्यान में रखते हुए चलते हैं, तो एग्जाम में है वो क्या होता है, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे और चीजों को बार बार 1 से 2 बार पढ़ेंगे तो वो क्लियर होते चले जाएंगे। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऐसे तो सारा इंपॉर्टेंट है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कहते हैं वो आपको रूढ़िवादिता की अवधारणाएं के अंतर्गत आते हैं। इसके की पॉइंट को सबसे पहले देख लेते हैं, इसके बाद हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके अनुसार समस्त लाभों का लेखा पुस्तकों में तब तक नहीं करना चाहिए जब तक कि वह अर्जित नहीं हो जाता। अर्जित के स्थान पे यहाँ पे लिख लीजिएगा वसूली। चलिए इसको हटा के लिख लेंगे वसूली, अच्छे से समझ में आएगा। अर्जित एग्रुवल की बात हो जाएगी, यहाँ पे देख लेंगे वसूली ना हो जाए। तो रूढ़िवादिता हिंदी में क्या कहता है, रूढ़िवादिता इंग्लिश में कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट को ध्यान में हम लोग रखते हैं। यह कंसेप्ट आपको यह कहता है कि जब तक आप क्या करते हैं, लाभ को प्राप्त नहीं कर लेंगे, जब तक आपको इसकी एंट्री नहीं करना है। यहाँ पे देखिएगा लाभ का लेखा पुस्तकों में तब तक नहीं करना है, तब तक लेखा नहीं करना है। यहाँ पे लिख लेंगे लेखा करना चाहिए। अच्छा चलिए इसको रहने दीजिए, थोड़ा सा ठीक ही है। ओवरऑल देख लेते हैं फिर से हम लोग कि लाभ का लेखा पुस्तकों में तब तक नहीं करना चाहिए, लेखा तब तक नहीं करना चाहिए, यहाँ पे इंक्लूड होगा लेखा, तब तक लेखा नहीं करना चाहिए, लेखा नहीं करना चाहिए जब तक कि वसूली ना हो जाए, यानी प्राप्त ना हो जाए। वो आपको क्या कहता है, रूढ़िवादिता की अवधारणाएं के अंतर्गत आते हैं। चलिए तो आगे यहाँ पे ध्यान रखेंगे। और ये जो प्राप्त वाली बात थी वो कहाँ था, रिवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन के अंतर्गत भी हम लोग देखे थे। तो दोनों को वहां क्या करेंगे हम लोग, मैच कर देंगे लाइक दैट। हाँ रिवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन सही, परवीन जी का सही इवेंट था। तो वहां पे जो कंसेप्ट है वो क्या, रिवेन्यू की बात कर रही है, जो आपके व्यापार में प्राप्त हो रही है। यहाँ पे प्रॉफिट की, डायरेक्ट प्रॉफिट की बात हो रही है। तो मान लेते आपने एसेट्स भी कोई सेल करते हो तो उससे भी तो प्रॉफिट आ जाता है। तो यहाँ पे यही कंसेप्ट है, लाभ की बात करेगी तो हम लोग क्या है, रूढ़िवादिता की अवधारणा पे आएंगे, ध्यान में रखना। और आगम की बात करेगी तो आगम रिकॉग्नाइजेशन यानी रिवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन के पास चले जाएंगे, ये ध्यान में रखना है आपको। और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है और इसमें पॉइंटें हैं, एक ही नहीं है। तो सबसे पहले ये पॉइंट याद रखना कि रूढ़िवादिता की जो अवधारणाएं है आपको यह बताती है कि जब तक आपको लाभ वसूली ना हो जाए, यानी प्राप्त ना हो जाए, इसकी एंट्री नहीं करना है। सेकंड पॉइंट देखेंगे, लेकिन वह सभी हानि, अभी तो हमने लाभ की बात की, अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग। अच्छा आगे वेट कर लेंगे, लास्ट में कमेंट के जैसे हम आपसे पूछेंगे ना, कमेंट अपना टाइप करके रख लीजिएगा, ज्यादा जल्दी रहेगा तो। लेकिन लास्ट में जब कहेंगे कोई दिक्कत है तो वो कमेंट कर लेंगे। पहले इसको देख लेते हैं, उसके बाद आपकी कमेंट को पढ़ेंगे। फ्यूचर्स में लॉस होगा लिखने, बट फ्यूचर को नहीं। अच्छा ठीक है, वो आपका कमेंट भी सही है। यहाँ पे देख लेते हैं, फ्लो में रहेंगे हम लोग तो अच्छे से समझ में आएगी। लेकिन वह सभी हानि
जिनकी यदि दुरा संभावना भी होती है, यानी मान लेते हैं कि हमें पता चल गया कि इन फ्यूचर्स में हानि होने वाली है, तो उसकी पुस्तकों में क्या करेंगे, पर्याप्त प्रावधान कर लेंगे, यानी प्रोविजन कर लेते हैं। लेकिन ध्यान रखना है कि प्रॉफिट में ऐसा नहीं है। हमें लगता है कि इन फ्यूचर्स में प्रॉफिट होने वाली है तो उसके एंट्री नहीं करना है। कोई भी इनकम हो या प्रॉफिट हो, आपको लगे कि इन फ्यूचर्स में होगा तो उसका एंट्री नहीं करना है। बट आपको लगे कि कोई लॉसेज हो रही है या कोई हानियां होने की संभावना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, प्रोविजंस हम लोग क्रिएट कर लेते हैं। जैसे क्रेटस डूबने की संभावनाएं रहती है, क्रेटस को आपने जनरेट किया था, क्रेटस को बनाया है, तो आपको ये जरूरी थोड़े ना है कि वो पेमेंट कर ही दे, हो सकता है डूब जाए। तो ऐसे भी कोई कस्टमर रहेंगे क्रेटर्स, तो उनके लिए आप प्रोविजंस बना सकते हैं। तो वहीं आपको रूढ़िवादिता की अवधारणाएं कहती है कि आपको लगे कि इन फ्यूचर्स में प्रॉफिट होने वाले है तो उसका एंट्री नहीं करना है। बट आपको लगे कि हानि होने वाली है तो उसके लिए प्रोविजन कर लेना है। क्या हानि होने वाली है तो क्या करेंगे, प्रोविजन कर लेंगे, यानी इसका एंट्री हम लोग करते हैं। तो दोनों पॉइंट समझ में आ गया कि लाभ का पुस्तकों में तब तक लेखा नहीं करना चाहिए जब तक वह वसूली न हो जाए या प्राप्त न हो जाए। वहीं सेकंड पॉइंट है कि वह सभी हानियां जिनकी यदि दूरस्थ संभावनाएं इन फ्यूचर्स में होने की संभावनाएं हैं, संभावना भी हो, तो यानी हमें लग रहा है कि होगा, तो इसके लिए क्या करें, उनके लिए लेखा पुस्तकों में पर्याप्त प्रावधान हम लोग कर लेते हैं। जो एंट्री करेंगे उसमें प्रावधान हम लोग कर लेते हैं। आगे देखेंगे कि अंतिम स्टॉक का मूल्यांकन क्या है। नेक्स्ट पॉइंट आपका है कि जो क्लोजिंग स्टॉक रहते हैं उसका मूल्यांकन कब करेंगे। मान लेते हैं कि आपने तो 1 जनवरी को या 1 अप्रैल को परचेज किया था, अब लास्ट में जो स्टॉक आपके पास बच गए हैं गुड्स के, वो उसका मूल्यांकन किस तरह से करना है वो रूढ़िवादिता अवधारणाएं बताती है। तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे, सेकंड पॉइंट याद रखना है, अब थर्ड पॉइंट आपको याद रखना है। इसीलिए यानी पॉइंट इसमें ज्यादा, यानी ज्यादा एरिया को ये कवर कर रहा है, इसीलिए इसे ज्यादा क्वेश्चंस देखने को मिल रहा है। साउंड नहीं आ रहा। हाँ, बताइएगा सोनाली प्रिया जी, जूही परवीन जी की कमेंट, साउंड आ रहा है या नहीं आ रहा है। यहाँ तो एप्लीकेशन ओपन है तो दिखाई दे रहा है कि साउंड भी क्लियर है। एक बार कमेंट कर लीजिएगा साउंड क्लियर है। चलिए, आ रहा है। ऐसा तो नहीं हो सकता किन्हीं के पास नहीं जाएगा किन्हीं के पास जाएगा, देख लेंगे आप लोग। ज्यादा ऐसा इशू रहेगा तो फिर ज्वाइन क्लासेज करके यूट्यूब पे लाइव आ जाया करेंगे। एप्लीकेशन पे कोई दिक्कत रहेंगे तो अब तो ज्वाइन का ऑप्शंस भी मिल गया है, तो जो स्टूडेंट आप लोग हैं उनके लिए ज्वाइन क्लासेज डायरेक्ट यूट्यूब पे रहेंगे तो आप ही लोग देख पाएंगे, अनदर कोई नहीं देख पाएगा। तो बहुत इशू है सर, मॉर्निंग में तो ऐसा इशू नहीं रहता है। आवाज रहना है सर जी, बहुत अच्छा। आवाज आ रहा, चलिए आवाज आ रहा है, बहुत अच्छा कर रहा है। ऐसे कैसे हो रही है। अभी क्लियर है। इंटरनेट का तो अब इशू नहीं होना चाहिए। इधर से हमारे पास आपके सामने एप्लीकेशंस ओपन है, यहाँ पे ऑडियो भी आती है और वीडियो भी प्रॉपर है, कोई इशू नहीं है। अब आप लोग का यदि नहीं चल रहा है तो आप लोग का इंटरनेट का इशू है। यदि वैसा रहेगा तो फिर हम देखेंगे यूट्यूब पे ही ज्वाइन क्लासेस करके, वहाँ पे सेपरेट रूम वहाँ पे भी इंटर है सर, कंटिन्यू कीजिए। चलिए ठीक है, तो कुछ इशू है तो वो देखेंगे, समय के साथ वो भी आपके ठीक हो जाएंगे। ऐसे यहाँ पे कोई इशू नहीं है। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग थर्ड पॉइंट पे दे, और जो इम्पोर्टेंट आपका कंसेप्ट भी ये है कि रूढ़िवादिता की अवधारणा, कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट। नेक्स्ट पॉइंट आपको था कि अंतिम स्टॉक यानी क्लोजिंग स्टॉक का मूल्यांकन वास्तविक मूल्य व बाजार मूल्य में से जो कम है उस पे करना है। क्या है, क्लोजिंग स्टॉक की हम लोग चर्चा करेंगे तो वो देखेंगे कि इसका जो वैल्यूएशन हम लोग करते हैं तो मार्केट मूल्य
और इसका जो वास्तविक प्राइस है, रियल प्राइस है, उसमें से जो कम होंगे उस पे हम लोग एंट्री इसका करते हैं स्टॉक का। तो ये भी ध्यान में रखना, जो भी अंतिम स्टॉक का मूल्यांकन जो हम लोग करेंगे, वास्तविक मूल्य बाजार मूल्य दोनों में से जो कम होंगे उन पे इसका एंट्री किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे तो स्टॉक के बारे में भी हम लोगों ने जान लिया कि जो अंतिम स्टॉक का मूल्यांकन करते हैं वो रियल मूल्य के साथ साथ जो आपका बाजार मूल्य में जो कम होंगे, यानी जो प्राइस है रियल वैल्यू और साथ में मार्केट प्राइस दोनों में से जो कम होंगे उस पे एंट्री करते हैं उसका। नेक्स्ट पॉइंट आपको 4 नंबर का पॉइंट यहाँ पे देखेंगे, संदिग्ध ऋण। आपको कोई भी ऐसा ऋण आपने दे रखा है कि आपको संदिग्ध लग रहा है कि डेप्ट होने की संभावनाएं हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे आप लोग, आराम में ही प्रोविजंस कर लेना है। ये आपको क्या कहता है, रूढ़िवादिता की अवधारणाएं आपको इतनी सारे चीजों को बताती है, इसलिए इतनी क्वेश्चंस इससे इससे क्या कहते हैं आते हैं। 4 पॉइंट है तो इसलिए 4 क्वेश्चंस आएंगे ही, तो ध्यान में आपको रखना है। किन्हीं को कोई डाउट है इसमें तो वो अब कमेंट करेंगे, और कोई समस्या है तो वो आप लोग कमेंट करेंगे, उसका भी निदान किया जाएगा साथ साथ। चलिए, क्लोजिंग स्टॉक एग्जाम्पल हो सकता है। क्लोजिंग स्टॉक क्या है, जो भी आपका जो गुड्स, जैसे व्यापार में क्लोजिंग स्टॉक का मतलब ये हुआ कि जो आपके पास गुड्स है वो बच गया, उसे क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं। या रॉ मटेरियल में लेके चलेंगे तो वो जितने भी सामान को आपने यूज किया यानी न्यू प्रोडक्शन कर लिया, शेष आपको रॉ मटेरियल्स बच गए, कुछ गुड्स जिसे फिनिशिंग नहीं हो पाया, उसे क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं। क्लोजिंग स्टॉक का मतलब जैसे आपके एक व्यवसाय है उसमें क्या है, स्टॉक है, बिक जाने के बाद जो शेष बच जाता है उसे क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं। तो ठीक है, तो रूढ़िवादिता की अवधारणाएं में ध्यान में आपको यह रखना है कि जितनी भी एसेट्स और इनकम को क्या करना है, कम करके दिखाना होता है। लायबिलिटी और कॉस्ट को अधिक करके दिखाते हैं, जिससे और क्रेडिटर्स के लिए क्या है, प्रोविजन हम लोग कर लेते हैं। जितनी भी देनदार को यदि छूट दे रहे हैं तो उसके लिए प्रावधान कर लेते हैं। इन सभी चीजों को क्लियर से ध्यान में रखना है। अब हम लोग देखेंगे, सलोनी प्रिया जी का कमेंट था, क्लोजिंग स्टॉक का एग्जाम्पल हो सकता है। चलिए, क्लोजिंग स्टॉक समझेंगे, जैसे कोई भी गुड्स है, जूता का दुकान है या जो भी है, उसमें लास्ट में जो बच जाता है वो काउंटिंग है, इसके बाद सेल होने के बाद जो शेष बचेगा उसी को क्लोजिंग स्टॉक करते हैं। जो आपने परचेज किया, परचेज वाली चीज को अपने दुकान में उसे बेचा, बेचने के बाद यदि जो परचेज कर रखा था उसमें से कुछ सेल हुए, कुछ रह गए, उसे हम लोग क्लोजिंग स्टॉक करते हैं। क्लियर है? तो आगे हम लोग देखते हैं मटेरियलिटी कंसेप्ट यानी भौतिक की अवधारणाएं को हम लोग देखेंगे। इसे महत्व की संकल्पनाएं भी हिंदी में कहते हैं। मटेरियलिटी कंसेप्ट के महत्व की संकल्पनाएं भी कहते हैं या अवधारणाएं भी कहते हैं। तो आगे देख लेते हैं इस सिद्धांत क्या कहता है, आपको वो देखेंगे। और सिद्धांत तो अधिक हो रहे हैं तो अब थोड़ा थोड़ा क्या है, दिमाग से बाहर जा रहा होगा, तो वो एक बार और कर लेंगे, अभी फिर से हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे जिससे क्लियर हो जाएंगे। इस सिद्धांत के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यह जो कंसेप्ट है वो क्या कहता है कि महत्वपूर्ण तथ्यों को आपको ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जैसे फुल डिस्क्लोजर में क्या था कि सारी चीज को दिखाना, उसी तरह से यह भी है कि महत्वपूर्ण तथ्यों पे ध्यान केंद्रित की बात करते हैं, यानी फोकस कहाँ पे करना है, जो मेन इंपॉर्टेंट आइटम्स होंगे उस पे आपको फोकस करना होता है। ऐसी तथ्यों का लेखांकन जो कि आय के निर्धारण में महत्वपूर्ण नहीं है, उनके लेखे का प्रयास व्यर्थ नहीं करना चाहिए। यानी ऐसा भी कोई ट्रांजेक्शन है जो आपके आय को प्रभावित महत्वपूर्ण रूप से नहीं करते हैं, तो उसको क्या करना है, लेखा नहीं करना है। जैसे लेखा की बात करेंगे तो जैसे पेंसिल हो गए, कटर्स हो गए, ये सब क्या है कि लॉन्ग टर्म्स की अवधि में ये चलते हैं। क्या चलते हैं कि एक बार ले तो 2-4 साल तक चल जाता है, तो क्या इसे हम लोग फिक्स एसेट्स में डालते हैं? नहीं डालते हैं। इसे कहाँ डालते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस में व्यय के रूप में इसे दिखा देते हैं। तो वही यह कहता है कि जो ऐसे तत्व का लेखांकन जो कि आय के निर्धारण में महत्वपूर्ण नहीं है, उनके लेखे में क्या है, व्यर्थ प्रयास नहीं करना चाहिए।
चलिए, तो ये भी कंसेप्ट आपको क्लियर है। ओवरऑल जो भौतिक का सिद्धांत है वो यानी महत्वपूर्ण कंसेप्ट जो है वो यही कहता है कि जो महत्वपूर्ण चीजें हैं उस पे आपको फोकस रखना है, फालतू की चीजों पे ध्यान आपको नहीं देना है ज्यादा। ठीक है, महत्वपूर्ण चीजों को ध्यान देनी है। इसके बाद अब हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट, अच्छा तो क्वेश्चंस आ गए हैं, क्वेश्चन तो कल कर लेंगे, आज अभी पढ़े हैं। उसके बाद फिर से एक बार रिवीजन हम लोग कर लेते हैं, जिससे क्या हो जाएगा कि और क्लियर हो जाएगा। तो स्टूडेंट भी अभी गायब हो रहे हैं, अभी कह रहे थे 2 घंटा पढ़ाइएगा सर। चलिए, फर्स्ट आपको था वो हम लोग देखते हैं व्यापारिक इकाई। व्यापारिक इकाई में क्या कहते थे, ऑनर्स और व्यापार दोनों अलग अलग माने गए हैं, दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, तो इनका लायबिलिटी भी अलग अलग होंगे। मनी मेजरमेंट क्या कहता है, मुद्रा क्या है, अपने आप का जो पास मुद्रा है, सॉरी, मुद्रा मेजरमेंट क्या कहता है कि ऐसे ट्रांजेक्शन्स को हम लोग रिकॉर्ड करेंगे जिसे मुद्रा में माप सकते हैं। ठीक है, मनी मेजरमेंट कहता है। गोइंग कंसर्न कहता है कि आपका व्यापार लॉन्ग टर्म्स के लिए चलेगा, इस कंसेप्ट के आधार पे ही व्यापार को संचालित किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, यानी गोइंग कंसर्न क्या है कि बॉर्डर एरिया को दिखाते हैं, इन फ्यूचर्स लंबे समय तक चलेंगे। नेक्स्ट है आपको अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड में 12 मंथ्स इंक्लूड होते हैं। वन कभी भी ले सकते हैं, वो 1 जनवरी से ले सकते हैं, 1 फरवरी से ले सकते हैं, या दिवाली से दिवाली मान लीजिए, या दशहरा से दशहरा, यानी 12 महीने अकाउंटिंग ईयर्स में इंक्लूड होते हैं। बट कभी कभी ऐसा भी कंडीशंस आते हैं कि अकाउंटिंग ईयर्स कम भी हो सकते हैं। वो हमने आपको बताया था कि इस्टेब्लिशमेंट मान लेते हैं जून में हमने किया था, तो आप तो स्टार्टिंग तो कहीं से करना है कि जून से जून नहीं करेंगे, जनवरी दिसंबर, जनवरी जो यूज होते हैं वो जनवरी से दिसंबर, अब तो वो भी समाप्त हो गए। इन फ्यूचर्स पहले चलते थे 5 साल पहले, 10 साल पहले कि जनवरी से दिसंबर किन्हीं का अकाउंटिंग ईयर चलता था, लेकिन अब तो फाइनेंशियल ईयर और अकाउंटिंग ईयर सेम ही देखने को मिलते हैं, 1 अप्रैल से 31 मार्च में इंक्लूड किया जाता है। आगे देख लेते हैं। अच्छा, ये भी कंसेप्ट है ना, कॉस्ट कंसेप्ट। कॉस्ट कंसेप्ट आपने देखा कि जितनी भी किराए मूल पे अभिलेख करेंगे, जितनी भी संपत्ति है, कॉस्ट कंसेप्ट क्या कहता है कि सभी संपत्तियों को पुस्तक जो है प्राइस मूल जितने पे खरीदे हैं उसी पे हम लोग इसे इंक्लूड करें। कॉस्ट कंसेप्ट किसके लिए है, संपत्तियों के लिए, जो जिस पे हमने परचेज किया उस पे उसी के मूल पे हम लोग यानी परचेज मूल पे लिखते हैं। और साथ में ध्यान में यह रखना है कि जो उसके लाने में खर्च हो गए या स्थापना करने में खर्च हो गए वो भी हम लोग इसी में इंक्लूड करते हैं। तो कौन सा कंसेप्ट हो जाएगा, कॉस्ट कंसेप्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे डुअल इफेक्ट, यानी हर ट्रांजेक्शन का 2 इफेक्ट पड़ेगा। कितना इफेक्ट पड़ेगा, जितनी भी आपकी ट्रांजेक्शन है उसका 2 जगह प्रभाव पड़ते हैं, वो आपको कहता है डुअल एस्पेक्ट। रिवेन्यू रिकॉग्नाइजर, जितने भी रिवेन्यू आपको हुआ है वो क्या हो जाएंगे, रिवेन्यू को और आपका व्यय है वो वास्तविक रूप से प्राप्त होना चाहिए। रिवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन में क्या है कि अभिलेखित नहीं करना है जब तक कि वो प्राप्त नहीं होता, यानी जो भी रिवेन्यू आपको प्राप्त होगा उसी को एंट्री करना है। और मैचिंग कंसेप्ट में था कि रिवेन्यू और व्यय को क्या करेंगे, सेम अकाउंटिंग ईयर को एक साथ लेके चलते हैं। तो रिवेन्यू में क्या है कि रिवेन्यू को फिर से हम लोग एक बार देखते हैं कि रिवेन्यू को लेखा पुस्तकों में तब तक अभिलेखित नहीं करते हैं जब तक प्राप्त नहीं होते। तो यहाँ पे देखेंगे रिवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन क्या करता है कि रिवेन्यू की प्राप्ति की बात करती है, जबकि अगला जो हम लोग को है मैचिंग कंसेप्ट है वो क्या कहता है, रिवेन्यू और व्यय को सेम ईयर्स का होगा तभी उसके साथ कंपैरिजन हम लोग करते हैं, उससे प्रॉफिट निकलता है। फुल डिस्क्लोजर्स के अंतर्गत आपको यह आता है कि जितनी भी महत्वपूर्ण तथ्य है उसको हम लोग जानकारी देते हैं, और मेटरिटी में भी सेम है, बट फुल डिस्क्लोजर में सारी तथ्यों को आपको शो करना है। नेक्स्ट देखते हैं कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब है कि जितनी भी विधि है वो क्या है, एक ही विधि को यूज करेंगे इन फ्यूचर्स लंबे समय तक। अकाउंटिंग द अकाउंटिंग, यानी नेक्स्ट आने वाली जितनी भी अकाउंटिंग है उसमें सेम ही मेथड को हम लोग अप्लाई करते हैं, तो वो कंसिस्टेंसी सिद्धांत के अंतर्गत आती है। अब आपको रूढ़िवादिता का सिद्धांत जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जितने भी लाभ आपको होने वाली है, आपको लग रहा है कि होगा तो उसका एंट्री नहीं करेंगे, बट आपको लग रहा है कि हानि होगा तो उसको प्रोविजंस हम लोग कर लेते हैं, नहीं उसका एंट्री हम लोग करते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। स्टॉक के बारे में था कि यदि स्टॉक का जो मूल्यांकन है वो रियल प्राइस वैल्यू या मार्केट वैल्यू जो दोनों में से कम होगा, यानी रियल
प्राइस और मार्केट प्राइस बीच वेरीज लोयर्स, उसका हम लोग उसमें एंट्री करते हैं। रेवेन्यू और कंजर्वेटिव प्रिंसिपल सेम है। सेम कहाँ है, वो कुछ कंसेप्ट मिलते हैं ना। यहाँ पे जो कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट है वो देख लेंगे। रिवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन, रिवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कर रहे हैं। रिवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कहता है कि रिवेन्यू प्राप्ति की बात हम लोग कर रहे थे, ठीक है। रिवेन्यू और चलिए देख लेते हैं दोनों का चीजें जो वो अलग अलग है। रिवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कंसेप्ट की बात हो रही होगी तो कंजर्वेटिज्म यानी रूढ़िवादिता में हम लोग देखेंगे कि स्टॉक की बात करेंगे तो वास्तविक मूल्य यानी जो अभी उसका प्राइस है और बाजार जो उसका बुक में प्राइस लिखा हुआ था और अभी बाजार में क्या प्राइस है, दोनों में से जो कम रहेंगे उस पर हम लोग एंट्री करते हैं। जितनी भी प्रोविजंस करना है वो किसके अंतर्गत, रूढ़िवादिता की अवधारणा के अंतर्गत हम लोग करते हैं। यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग आगे देख लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आपको भौतिक की अवधारणा यानी महत्वपूर्ण सिद्धांत, महत्व की अवधारणाएं भी इसे हिंदी में कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों का हम लोग क्या कहते हैं, ध्यान देते हैं। जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक्स होंगे उसी पर केंद्रित करके व्यवहार को चलाना चाहिए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा आपको व्यवसाय को प्रॉफिट हो जाए। इसलिए इस कंसेप्ट को इंक्लूड किया गया था। तो उम्मीद है कि सारे पॉइंट आपको आज क्लियर होंगे और बाकी अब हम लोग कल की क्लास में करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि जितनी भी कंसेप्ट है वो आप सभी को क्लियर हो गए होंगे और इसे ध्यान में रखिएगा। इसको हौला में नहीं लेना है क्योंकि इससे क्वेश्चंस आते हैं। यदि आपने एमसीक्यू यूट्यूब पे कर रखी होगी तो वो अब आपको अच्छे से और भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्लास हम लोग कल मिलेंगे। टाइपिंग सही से करवाइएगा। चलिए टाइपिंग सही से कुछ कुछ मिस्टेक रहेंगे ना, टाइपिंग वाले बेचारे कितना बढ़िया से करेंगे। ठीक है ना, बहुत कम माइनर मिस्टेक है ना, और कोई दिक्कत है तो सामने तो हम हैं ही, तो ना के बराबर थोड़ा सा तो 1% मिस्टेक हो ही जाता है। बाकी कोशिश किया जाएगा, उनको बोला जाएगा कि अच्छे से टाइपिंग कीजिए ध्यान से। चलिए तो आज की क्लास हम क्या करेंगे, यहीं पे कंसेप्ट करेंगे। बेसिक जो आपकी क्लास थी वह हो चुकी है और कुछ और पॉइंट रहेंगे तो वो हम लोग कवर कर लेंगे। तो आपकी जो बेसिक क्लास है वो आपको करेक्शन पीडीएफ डलवाइए। करेक्शन पीडीएफ का डलवाएंगे, आप लोग को ध्यान में नहीं है, उसको कॉपी पे नोट भी तो करना होता है ना की पॉइंट है। जैसे पढ़ने के बाद यदि उसमें कोई गलती है, आपने उसे क्या किया पकड़ लिए, तो समझिए कि अच्छे से मैंने तैयारी है। पता चला कि पढ़े या कुछ याद ही नहीं है, गलत भी है तो गलत याद किए हुए जा रहे हैं। तो क्वेश्चंस करवा करवा देते तो अच्छा रहता सर जी। क्वेश्चंस करवाएंगे सर, वो आप लोग क्वेश्चंस के लिए टेंशन नहीं लीजिए, वो क्वेश्चंस आपको होंगे। जैसे नहीं समझते आप लोग जैसे अभी क्वेश्चंस कराएंगे तो 3 क्वेश्चंस होंगे, कहानी खत्म हो जाएगा। जैसे एक चैप्टर हमने पढ़ा और यदि आपको स्पेशल क्लासेस दे रहे हैं हम लोग तो टाइम हमारा सेफ रहेगा, यहाँ पे थ्योरी आपको कंप्लीट है, बाकी क्वेश्चंस भी करते चलेंगे। और ज्यादा आपको क्वेश्चंस करना है तो यूट्यूब पे तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपको है, वो वहां पे कीजिए, कोई इशू नहीं है। वो सिर्फ स्टेट के लिए है, वो स्टेट वाले प्ले लिस्ट में है और वही क्वेश्चंस आपको हम लोग फिर से करवाएंगे, ये भी ध्यान में रखना है। तो वो कोई इशू नहीं होना चाहिए क्वेश्चंस को लेके। जैसे कुछ टॉपिक हम लोग पढ़े तब ना पता चला कि टॉपिक पढ़े नहीं, क्वेश्चंस करवाने लगे। जैसे यूट्यूब पे क्वेश्चन सेशन करवाते तो बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट था कि सर डिटेल में पढ़ाइए उसके बाद। तो क्वेश्चंस उन्हीं के लिए होता है कि जो पहले से पढ़ रखे हैं या उनको ध्यान में है। तो आज के लिए क्लासेज हम लोग यहीं पे रखते हैं और नेक्स्ट क्लास हम लोग कल मिलेंगे और कोशिश करेंगे कि आपकी क्लासेज में छुट्टी न रहे। तो टेक केयर और बाय बाय। बुक की कोई अपडेट आएगी तो वो बताएंगे। हम अपने सर के पास गए थे तो वो प्रकाशन वाले को बोलेंगे तो वो आके इन्फॉर्म कर देंगे। तो टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।